Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hiba Naz and I am your sociology educator. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना बुक 1 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी शुरू कर दिया था। चैप्टर 1 को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड करा था, 2 पार्ट्स में हमने उसको पढ़ा था और समझा था। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 2 पार्ट 1। चैप्टर 2 हमारा क्या है? डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने जब सीयूईटी 2022 का पेपर एनालाइज करा था तो हमने देखा था कि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका क्लियरिटी होगा आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है डेमोग्राफी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया है, डेमोग्राफी का क्या मतलब है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर हमें माल्थूजियन थ्योरी पढ़नी है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आप अपना जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लोगे आपको जब भी पढ़ना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी क्या है? ये ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से। 2 ग्रीक वर्ड मिलकर ये बना है। एक हमारा है डेमोस, जिसका मतलब है लोग, और दूसरा हमारा है ग्राफीन, ठीक है, जिसका मतलब है डिस्क्राइब। तो इससे क्या कहा जा रहा है कि लोगों को डिस्क्राइब करना या डिस्क्रिप्शन। अब हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की, तो देखो किसकी? इंडियन सोसाइटी की स्टडी करनी है। इंडियन सोसाइटी हमारी बहुत वाइड है, मोस्ट पॉपुलस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री काउंट करा जाता है इसे। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें अराउंड, ठीक है, इतना मिलियन है। अब ये देखो आप, इंडियन सोसाइटी में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री, पॉपुलस कंट्री बोला जा रहा है, तो उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए पूरे इंडियन सोसाइटी की। अब सिस्टमैटिक स्टडी बोल रहे हैं, किसकी बोल रहे हैं? पॉपुलेशन की, है ना। इंडियन सोसाइटी का जो पॉपुलेशन है उसका सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए। अब सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है कि कितने लोग हैं इसमें, है ना, इस पॉपुलेशन में। ये तो ओवरऑल बोला गया कि पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हमारे मेल होते हैं, फिर हमारे फीमेल होते हैं, फिर हमारे यंगस्टर्स, यूथ, फिर डिपेंडेंट यानी कि ओल्ड एज। तो इन सब की स्टडी होती है, इन सब का जो डेटा है वो कलेक्ट करा जाता है सिस्टमैटिकली। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया और कम्युनिटी, कि अगर किसी कंट्री के लोग हैं, किसी कंट्री का पॉपुलेशन है तो उसका सिस्टमैटिक स्टडी करना है। किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया का, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमें ईस्ट जोन का पॉपुलेशन का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ से लेंगे डेटा, ठीक, कलेक्ट करेंगे। अब वो डेटा क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमें पता करना है कि मेल पॉपुलेशन कितना है, या हमें देखना है कि फीमेल पॉपुलेशन कितना है, ठीक। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, या मैं कहूँ इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी स्टडी करी जाती है डेमोग्राफी के अंदर। अब जैसे हमें पता है कि ये कास्ट कितना है, इंडियन सोसाइटी में कास्ट कितने मिलते हैं, या लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस कितनी। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अप्रॉक्स हमारे 3000 कास्ट हैं और सब कास्ट हमारे अप्रॉक्स 25,000 है। तो ये हमें डेटा कहाँ से मिला है? ये हमारे सिस्टमैटिक जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे अपने डेमोग्राफी से, यहाँ से, ठीक है। जब हम कोई भी डेटा चाहिए उसके लिए क्या होता है, कोई कमेटी बनाई जाती है, कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, और इस तरह के जो डेटा हैं ये कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, है ना। और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स क्या करते हैं? एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और क्या करते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि आपको फील्ड पर जाना है और हमें ये स्पेसिफिक डेटा चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया का, तो आपको वो लेकर आना है।
अब ये जो डेटा कलेक्शन होता है ये किसके थ्रू होता है, तो दो प्रोसेस होते हैं। देखो, एक हमारा होता है सेंसस और एक होता है सर्वे। सर्वे तो ऐसा है कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम फील्ड पर जाएंगे और वहाँ से कोई भी हम इंक्वायरी करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम लेकर आएंगे वो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। मान लीजिए हमने दिल्ली ले लिया कि हमें दिल्ली का सर्वे करना है। दिल्ली में हमें निकालना है कि जो अंडर 5 ईयर का कोई चाइल्ड है या चिल्ड्रन है, उनका हमें देखना है कि उनमें से कितने वेस्टिंग, एक टर्म दे देते हैं स्टंटिंग, ठीक है। या ये बहुत टेक्निकल अगर आपके लिए हो रहे हैं तो मैं दे देती हूँ अंडर वेट, ठीक है। हमें ये देखना है 5 साल तक के बच्चे कितने अंडर वेट हैं, है ना। तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी कुछ लोगों की, वो लोग अपॉइंट करे जाएंगे, फिर वो लोग फील्ड पर जाएंगे, दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ वो जाएंगे, हर हाउस होल्ड में जाके उनका क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे कि आपके घर में 5 साल तक का कोई बच्चा है या नहीं। अगर फैमिली मेम्बर बोलता है कि है तो फिर उनसे पूरी इंक्वायरी करेंगे कि वो क्या खाना खाता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है ना, कितना प्रोपोर्शन उसको मिलता है एक दिन में खाने के लिए। ये सारा वो डेटा लेकर आएंगे, ठीक। फिर वो पूरी कमेटी उसको एनालाइज करेगी पूरे डाटा को, फिर वो देखेंगे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि मान लीजिए कि 1500 किलो कैलोरीज उस बच्चे को एक दिन में कंज्यूम करना है ना। मान लीजिए कि उस बच्चे को एक दिन में 4 रोटी खाने को मिलनी ही चाहिए। तो अगर वो कुछ बच्चे हैं जिनको वो 4 रोटी नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 रोटी खाने के लिए मिल रही है, और कुछ हैं जिनको 1 मिल रहा है, और कुछ हैं जिनको 4 के 4 खाने को पूरे दिन में मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये पूरा डेटा कलेक्ट कर लेंगे वो जो भी कमेटी है ना, जो भी मेंबर्स हैं, फिर वो एनालाइज करेंगे, फिर वो देखेंगे कि जो 1 रोटी जिस बच्चे को खाने को मिल रही थी वो तो फिर अंडर वेट रह गया, क्योंकि जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, जितना उसको खाना खाने के लिए चाहिए था उतना उसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से उन्होंने निकाला कि ये अंडर वेट है। अब वो परसेंटेज कुछ भी वो निकाल सकते हैं, जितना निकलेगा। मान लीजिए कि 23% जो बच्चे थे इस एरियाज़ में वो अंडर वेट हैं, है ना, और मान लीजिए 42-45% हैं वो नॉर्मल हैं, इस तरह से। तो ये डेटा पूरा कलेक्ट हुआ, किस तरह से, सिस्टमैटिकली कलेक्ट करा, फील्ड पर जाके पहले अपॉइंट करा लोगों को, फिर वो फील्ड पर गए, फिर उन्होंने डेटा को कलेक्ट करा, उसके बाद एनालाइज करा, फिर उन्होंने बताया कि इतने % जो हैं वो अंडर वेट हैं। तो डेमोग्राफी का इसका पर्पस क्या हुआ, है ना, ये सारा डेटा कलेक्ट करने का, और जो हम बोल रहे हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी करी जाती है, उसका पर्पस क्या है ना। तो पर्पस है आपका पॉलिसिंग में, कि आपके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टू मेक पॉलिसी। अब वो पॉलिसी किसके लिए हो सकती है, वेलफेयर, है ना, वेलफेयर के लिए हो सकती है, एडवांसमेंट के लिए हो सकती है। अब पता चला कि बच्चे वहाँ उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अंडर वेट हैं, उनको प्रॉपर खाना खाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को जब ये डेटा जाएगा गवर्नमेंट के पास, उनको पता चलेगा, तो वो कुछ न्यू प्रोग्राम्स निकालेंगे, कुछ पॉलिसीज़ निकालेंगे। एक आपने पॉलिसी सुना होगा, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, ये हम सब ने सुना है। मिड डे मील स्कीम है, एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करा गया है गवर्नमेंट स्कूल में। इसमें क्या है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं उनको एक टाइम का खाना दिया जाएगा, है ना, जो लंच टाइम होता है उसमें उनको अपने घर से खाना नहीं लेकर आना है, स्कूल से ही मिलेगा। इसका क्या पर्पज़ है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो लेबर क्लास के बच्चे हैं, जो अफोर्डेबिलिटी पर नहीं है, मतलब उनके लिए जो फूड आइटम्स हैं वो अफोर्डेबल नहीं है ना, बहुत अच्छे से खाना खाने को उनको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग स्कूल में आकर पढ़ाई भी करें और एक टाइम का उनको खाना भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है डेमोग्राफी से कि आप सिस्टमैटिक डेटा को कलेक्ट करते हो फील्ड से, और वो फिर हेल्प करता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए। अब ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं
और सोशल भी हो सकते हैं, ठीक है, एडवांसमेंट जो भी है। इकोनॉमिक किस तरह से कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। अब ये टर्म्स भी क्या है, देखो, एक होता है हमारा स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड, और एक होता है अनस्किल्ड। नामों से समझ में आ रहा होगा, जिसको कोई भी स्किल आती है। जैसे ये मैकेनिक, सेमी स्किल्ड जैसे मैकेनिक भी ले सकते हैं या कोई बिजनेसमैन ले सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अनस्किल्ड, किसी को कुछ नहीं आता, जैसे लेबर है ना, उसको जहाँ जो काम मिलेगा वो कर लेगा, लेबर क्लास। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को पता है कि ये प्रोपोर्शंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं सोसाइटी में। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, डेमोग्राफिक स्टडी से आ रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है कि सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सोसाइटी में पॉवर्टी का जो रेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमें कैसे पता चलता है। इन सारी जो हम लोग बोल रहे हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इनसे पता चलता है कि एक एक टाइम पर जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो डेटा कलेक्ट करती हैं। अभी अगर जैसे मैं सर्च करूँगी कि मुझे देखना है कि इंडियन सोसाइटी में स्किल्ड क्लास जो है उसका कितना रेट है, कितना परसेंटेज है एम्प्लॉयड और कितना परसेंटेज है जो रजिस्टर हैं कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो ये कहाँ से मुझे पता चलेगा कि ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, ऑलरेडी फील्ड पर जाकर ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। और ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि हम ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी बात हो रही थी कि ये जो डेटा होता है कलेक्ट, ये 2 मेथड से होता है। तो मैंने अभी आपको सर्वे बताया था कि हमें दिल्ली के एरिया का पता करना है कि कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं, अंडर 5 ईयर एज के, तो हमने सर्वे मेथड से निकाल लिया। अब ये सर्वे मेथड हम कभी भी कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट को डेटा चाहिए। अगर ठीक है, कोई भी जैसे पॉलिसी लॉन्च करना है, अभी मैंने आपसे बात करा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना है और उनको पता करना है कि कौन से एरिया का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है अनएम्प्लॉयड लोगों से, तो वो कभी भी जाके वो सर्वे करवा सकते हैं, है ना। लेकिन सेंसस की अगर मैं बात कर रही थी, तो सेंसस का जो टेन्योर होता है वो 10 ईयरली होता है, 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। हर 10 साल में होता है सेंसस, ठीक। अब हमसे अगर पूछा जाए कि मॉडर्न सेंसस, ठीक है, मॉडर्न सेंसस या सेंसस कब हुआ था सबसे पहले मॉडर्न सेंसस हमारा, तो ये अमेरिकन सोसाइटी में हुआ था, अमेरिकन सोसाइटी में 1790 में। याद रखना है, सवाल पूछ सकते हैं मॉडर्न सेंसस कहाँ हुआ था, तो अमेरिकन सोसाइटी में हुआ था। कब हुआ था, 1790 में हुआ था। अब हम इंडियन सोसाइटी का पढ़ रहे हैं, तो इंडियन सोसाइटी में सेंसस 1881, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस के हर 10 साल में, ठीक है, शुरू हुआ था 1880 में। तो ये डेट भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंडिया में सेंसस कब से शुरू हुआ था रेगुलर बेसिस पर, तो 1881 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया डेमोग्राफी में स्टडी पॉपुलेशन को क्यों करा जाता है, तो ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ वेलफेयर के लिए, सोसाइटी एडवांसमेंट के लिए, तो ये डेटा को कलेक्ट करा जाता है। अब हम टाइप्स देखते हैं डेमोग्राफी के टाइप्स। तो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह का है, एक फॉर्मल डेमोग्राफी है और एक सोशल डेमोग्राफी है। तो जब हम फॉर्मल डेमोग्राफी की बात करते हैं तो ये हमेशा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करता है, ये सिर्फ नंबर्स की बात करता है, क्वांटिटेटिव की बात करता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, जहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब की बात करेंगे। तो जिसमें अगर जैसे देखो टोटल पॉपुलेशन हमें बताना है कि इंडियन सोसाइटी का टोटल पॉपुलेशन हमें बताना है, तो वो हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी है।
तो जिस तरह से हमारा टोटल पॉपुलेशन 1210 मिलियन है। फिर इस टोटल पॉपुलेशन को भी अब हमें देखना है कि इसको कितने कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर बना रहे हैं। तो एक हमारा नंबर ऑफ मेल्स है, ठीक है, 623 मिलियन। इसी तरह से अगर परसेंटेज में पूछ लेते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये नंबर्स आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, है ना। टोटल पॉपुलेशन कितना है अकॉर्डिंग टू, लिख लो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी हमारा हम कौन सा सेंसस फॉलो कर रहे हैं कोई भी डेटा के लिए, 2011। 2021 का होना है, ठीक, लेकिन कोविड-19 की वजह से जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ गई थी, तो हमारा जो सेंसस 21 का आना था वो अभी नहीं आया है। तो अभी जो भी हम अपना नंबर्स देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं वो हम सेंसस 2011 को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मैं बता रही थी टोटल पॉपुलेशन हमारा 1210 मिलियन है। इसी तरह से मेल पॉपुलेशन हमारा 623 है, और अगर परसेंटेज की बात कर रहे थे तो 51.54% है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, तो आप इनको याद रखना। नंबर ऑफ फीमेल्स अगर बात कर रहे हैं तो 586 मिलियन, और वहीं परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 48.46%। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ यूथ कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितना है। तो ये सब हमें क्या है, फॉर्मल डाटा है हमारा, जहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अब जैसे हम रूरल अर्बन, अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो अभी हमने नहीं देखा था कि अर्बन की बात हो रही है या रूरल की बात हो रही है, हम टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है। लेकिन यहीं पर ये जो रूरल और अर्बन डिफ्रेंशिएशन होता है ये भी हमारे डेमोग्राफी के ही थ्रू होता है। हमें पता चलता है कि हमारे अर्बन का पॉपुलेशन कितना है, रूरल का पॉपुलेशन कितना है। फिर उसका भी सिस्टमैटिक स्टडी होता है कि उसमें अर्बन एरियाज़ में कितने कास्ट पाए जाते हैं या कितनी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। इसी तरह से रूरल एरियाज़ का पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है और स्टडी होती है। तो यही हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी है। अभी हम बात कर रहे थे सोशल डेमोग्राफी की, तो सोशल डेमोग्राफी में हम सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, उनके सोशल कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नंबर की बात करी, यहाँ कॉजेज। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि बर्थ रेट, हमें डेमोग्राफी में ही तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ आते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब हमें यहीं पढ़ना है, माइग्रेशन, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमें डेमोग्राफी में पढ़ने होते हैं। जैसे हमें पॉपुलेशन का पढ़ना है, तो अभी हमने टोटल पॉपुलेशन पढ़ा, तो देखो बर्थ रेट हम पढ़ते हैं, तो बर्थ रेट से क्या होता है, हमारा जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़। जब भी हमारा बर्थ रेट बढ़ता है तो जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है क्या होता है, बढ़ता है ना। तो ये भी दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो जब ये कम होता है तो पॉपुलेशन जो है वो भी कम होता है। वही है ना, जब लोग बढ़ते जाएंगे तो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, जब डेथ्स होती रहेंगी तो जो पॉपुलेशन का नंबर है वो कम होगा। अब आप कहोगे कि बर्थ रेट क्या है, तो मान लीजिए जैसे कि हमारा एक टाइम पीरियड हमने माना है कि 1 ईयर है, ठीक है। अब 1 ईयर में हम लोग ये पर 1000 ले रहे हैं कि 1000 पर 35 बर्थ्स हो रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में जो 35 इंडिविजुअल्स हैं वो बॉर्न हो रहे हैं, तो हमारा जो बर्थ रेट होगा वो क्या होगा, 35 पर 1000 पे हमारा जो बर्थ रेट होगा वो होगा 35। यहीं अगर हम बात करते हैं डेथ रेट की, यही हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया कि 1 ईयर है, पर हमारा 1000 है। अब इन 1000 में हमारे मान लीजिए 45 डेथ हो गए, है ना। 35 जो इंडिविजुअल थे वो पॉपुलेशन से मर चुके हैं, है ना। मोर्टेलिटी एक टर्म और होता है, यूज़ करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी रेट। तो वो फिर हमारा क्या होगा, ये डेथ रेट हमारा 45 होगा।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सोचोगे कि ये नंबर्स हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम अपने बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी ये सब लेते हैं ना, तो हमारा पर 1000 पे रहता है। उससे पहले वाला जो नंबर है वो हमारा बर्थ रेट हो जाता है। अगर डेथ रेट कंसीडर करना है तो डेथ रेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड हमारा कॉम्पोनेंट था माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ लिखा है कि मूव्स इन, ये इन है, ये आउट, ठीक है। तो जब लोग बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना। आप एक क्लास में हो या मान लो आप एक ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, कोचिंग सेंटर में हो, आप लोग सिर्फ 4 स्टूडेंट थे वहाँ पर। अब न्यू एडमिशन्स हुए, वहाँ 3 लोग और आ गए, तो 4 की जगह अब आप लोग कितने हो गए, 7 स्टूडेंट्स हो गए। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया। कब, मूव्स इन, जब बच्चे क्लास में आ गए, एनरोल हो गए, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मूव्स इन हुए, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा। इसी तरह से मूव्स आउट, मूव्स आउट का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेटरी है, टर्म से ही समझ में आ रहा है कि आउट मतलब बाहर जाना। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि 3 एडमिशन लेकर आ गए, अब मान लो 2 एडमिशन छोड़ के उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा रहे हैं कि हम कहीं और पढ़ना है हमें, तो 7 में से 2 चले गए तो 5 बचे, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, कम हो गया। इसी तरह से इंडियन सोसाइटी का है, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो जो स्ट्रेंथ होती है हमारी, जो पॉपुलेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है माइग्रेशन उसके ऊपर, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। दूसरी बात, जो हमारा माइग्रेशन होता है वो इंटरनल भी होता है। इंटरनल किस तरह से, देखो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी है। अब नॉर्थ का कुछ पार्ट, मान लो यहाँ से 100, ठीक, 100 पर्सन है, वो यहाँ से माइग्रेट हुए, यहाँ से उन्होंने शिफ्ट करा, उनको बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले साउथ में, तो वो यहाँ आ गए, ठीक है, ये 100% यहाँ आ गए। तो आप क्या देखोगे कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो सेम रहेगा, है ना। क्या हुआ, एक ही सोसाइटी में सिर्फ उन्होंने क्या करा, मूवमेंट उनका इंटरनल हुआ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए, लेकिन उनका जो कंट्री था वो चेंज नहीं हुआ, तो टोटल पॉपुलेशन यही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो नॉर्थ वाले 100% थे, ये इंडिया छोड़कर किसी गल्फ कंट्री में, मान लो दुबई चले गए, है ना, तो इन्होंने अपना कंट्री छोड़ दिया, तब क्या होगा, पॉपुलेशन हमारी तब इफेक्ट होगी, तब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, लोग कम होंगे, ठीक। तो माइग्रेशन से क्या है, मूव्स इन और मूव्स आउट से याद रखना है। जब मूव्स इन और इंटरनल, अभी हम इंटरनल एक्सटर्नल छोड़ते हैं, मूव्स इन और मूव्स आउट, जब मूव्स इन होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मूव्स आउट होता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। लेकिन अभी ये हम इंटरनली बात कर रहे थे, अगर एक्सटर्नली बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर अपनी कंट्री छोड़कर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और हमारी कंट्री में कोई आकर और सिटीजनशिप, मतलब वो काउंटिंग हो रहा है, जब हम सर्वे या सेंसस कर रहे हैं उस टाइम उस मेंबर का हमने काउंट करा है, वो हमारे डेटा में आ चुका है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझे भी होगे ये सारी चीज़ें, बस बेस स्ट्रॉन्ग करके चलो, तो आगे जब थियरीज पढ़ोगे तो बहुत फिर अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि जब तक हमें क्लियरिटी नहीं होती है हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सामने से हमसे कोई आसान सा सवाल तो पूछेंगे नहीं, है ना। आपको एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है, और स्ट्रेंथ भी बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एडमिशन चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर कर आएंगे कि हमसे कुछ भी आसानी से पूछा जाएगा या आगे से घुमा फिरा के कोई सवाल पूछा जाएगा तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो वही आपको भी करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, जिससे आप हर सवाल का अच्छे से जवाब दे पाओ। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, क्योंकि बाहर से इतना कुछ अभी नहीं आएगा, कुछ भी होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट्स के बाहर तो नहीं पूछेंगे ना, पूछेंगे तो अंदर से ही, तो बस कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी रखो,
ठीक है, अब हमने डेमोग्राफी समझ लिया, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब हमें पढ़ना है माल्थुसियन थ्योरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपसे इसका सवाल पूछ लिया जाता है। इवन दो मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे, लेकिन है थियरी सेम। जो आप अभी पढ़ोगे वही ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है। बस फ़र्क ये है कि आपको याद रखना है ना, भूलना नहीं है, बस याद रखना है। सेम थियरी है, सारी चीज़ें वही हैं। और सवाल आपसे अभी भी पूछे जा सकते हैं, आपके यूजी एंट्रेंस में, आपके पीजी एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके जो आप नेट जेआरएफ अगर दोगे इन फ्यूचर तो उसमें भी इस थियरी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ईजी। बस क्या करना है कि आपको याद रखना है। 2-3 टर्म हैं इस थियरी के जो आपको याद रखना है, फिर आगे कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने ये थियरी दिया था, बहुत फेमस थियरी है, थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 1798 में एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, इसके अंदर ये थियरी थी। ये बुक है, लिख लो, नोट कर लो, जैसे चाहो वैसे ये पूछा जाता है सवाल। उसके बाद 2 एलिमेंट्स पर है ये थियरी, एक आपका है पॉपुलेशन और दूसरा है आपका रिसोर्सेस। तो फर्स्ट पॉपुलेशन हम समझ चुके हैं, जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी के लोग हैं वो। दूसरा रिसोर्सेज, तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत स्पेसिफिक हो जाए तो ये हमारा फूड या फिर क्लोथिंग। अब रिसोर्सेज यही तो होते हैं हमारे इंडिविजुअल के, पॉपुलेशन के क्या होते हैं, खाने पीने को मिलना चाहिए अच्छा, रहने को और पहनने को कपड़े, यही बेसिक नीड्स है हमारी, बेसिक नेसेसिटी यही है। तो माल्थस कहते हैं इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका रिलेशनशिप कुछ उन्होंने इस तरह दिखाया है, ठीक है, कि हमारा जो रिसोर्स है वो तो ऐसे ग्रेजुअल प्रोसेस में बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, ग्रो हो रहा है ना, लेकिन स्लो है। इसी तरह से जब हमारा पॉपुलेशन जा रहा है तो वो इस तरह बढ़ रहा है, एकदम से फास्ट ग्रोथ है, ठीक है, ये हमारा फास्ट ग्रोथ है। ये हमारा कौन है, पॉपुलेशन है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो बस इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप माल्थस ने कहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से ये चेन दिख रहा है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, इसी तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो हमारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, स्लोली ग्रेजुअल फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, मान लो 10 लोग हैं, और जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 3 लोगों के लिए हैं, तो क्या हुआ अब सोसाइटी में, हमें फिर क्या देखने को मिलेगा जब इस तरह के इम्बैलेंस होंगे सोसाइटी में, कि लोग ज़्यादा हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं और खाने की जो चीज़ें हैं वो कम हैं। तो हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दिखेगा ना कि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, किस तरह से खाएंगे। अब 10 लोग खाने के लिए हैं और रोटी हमारे पास जो ब्रेड है वो सिर्फ 3 है, तो किस तरह से खाएंगे। तो माल्थस का कहना था कि पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल फॉर्म में बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में इम्बैलेंस हो रहा है और जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं कर पा रही है और ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसीलिए सोसाइटी में ये सब हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं। इतना थ्योरी है, बस आपको यही याद रखना है। अब इसमें 2 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो मैंने लिखा भी था। देखो, आपका फर्स्ट टर्म था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, वो पॉपुलेशन के लिए कहा गया है कि पॉपुलेशन डबल 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 बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ज्योमेट्रिक के लिए पॉपुलेशन है, इसी तरह से अरिथमेटिक के लिए हमारा रिसोर्सेज है। बस आप ये याद रखना, इसमें फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे और सवाल यही पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिक के लिए क्या है, तो हमने ज्योमेट्रिक के लिए पॉपुलेशन याद रखना है,
ठीक है, कि पॉपुलेशन हमारी फास्ट ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, और अरिथमेटिक हमारा क्या चल रहा है, सिस्टमैटिकली रिसोर्सेज चल रहे हैं, अरिथमेटिक हमारे रिसोर्सेज। तो आपको सिर्फ इस थ्योरी में ये याद रखना है, दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप बोला है, दोनों का रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, इसलिए सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही है, बस। फिर ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन और अरिथमेटिक हमारा रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। माल्थस ने बोला कि हम इसको अच्छे से क्या है, जो ये इम्बैलेंस हो रहा है सोसाइटी में, ये कंट्रोल करा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि दो रीज़न है इसमें, एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। तो नेचुरल के लिए भी उन्होंने नाम रखा है पॉजिटिव चेक्स। तो आपको एक ये टर्म याद रखना है, कभी भी पूछा जाएगा सवाल में पॉजिटिव चेक्स कौन से होते हैं, कि नेचुरल होते हैं या मैन मेड होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है पॉजिटिव चेक्स को माल्थस ने नेचुरल डिजास्टर्स में गिना है या बोला है। अब वो क्या कहते हैं, देखो उन्होंने दो चेक की बात करी कि पॉपुलेशन को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे ना, वो उस पॉपुलेशन तक फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चेक में उन्होंने रखा डिजास्टर को। तो कभी कभी क्या होता है, डिजास्टर्स आते हैं, है ना, हमें देखने को मिलते हैं, क्या होता है, सुनामी, फ्लड, और इस तरह से जब चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक्स, तो बहुत एक अच्छा अमाउंट बोलूँ या ह्यूज अमाउंट इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे डेथ्स होते हैं। इस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हमें पता है ना, जलजले आ जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, तो बहुत लोग उसमें दब के मर जाते हैं या पानी में बहकर मर जाते हैं। तो क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, टोटल पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो कम होते हैं, डिक्रीज़ होता है। तो एक ये हो गया कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या पॉजिटिव चेक की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है एक हद तक। फिर उन्होंने दूसरा बोला प्रिवेंटिव चेक। अब देखो, प्रिवेंटिव मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, याद भी रख सकते हो प्रिवेंटिव को मैन मेड से, कि मतलब ये इंडिविजुअल को खुद करना होता है ना, हमें खुद करना है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो वो किस तरह से वो कर सकता है, कि हम लेट मैरिज करें, सेलिबेसी, हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करें, तो जितना से जितना हम हो सकता है प्रेगनेंसी को लेट करेंगे, जो अपना रिप्रोडक्टिव स्पान होता है उसको कम करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा बर्थ रेट होता है वो ऑटोमेटिकली फिर क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा ना। जिसके पास अगर 10 इयर्स है रिप्रोडक्टिव एज किसी के, इस तरह से समझो रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, किसी के पास 10 इयर्स हैं, तो उसके हाईली चांसेस हैं कि वो 2 से 3 बार डिलीवरी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव कर सकते हैं। लेकिन यही रिप्रोडक्टिव एज को कोई 10 की जगह 7 या 5 कर देता है, तो चांसेस कम हो गए ना, 3 प्रेगनेंसी से वो 1 या 2 प्रेगनेंसी पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मैन मेड हुआ, हमारा प्रिवेंटिव चेक्स हुए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो माल्थस कहते हैं कि 2 चेक्स हैं, एक पॉजिटिव है, एक प्रिवेंटिव है, जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस सिर्फ इतनी थ्योरी थी, ये आपको याद रखनी थी। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कि आपको एक बार में चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा टाइम फिर इसमें ना देना पड़े, कि आप एक बार मेरा लेक्चर सुन लो, एक बार अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और फिर देखो कौन रोकेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से। ठीक है, हमने माल्थस थ्योरी पढ़ ली, लेकिन ऐसा नहीं है सोशियोलॉजी में कि आपने कोई थ्योरी दी और आपको वो उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी में नहीं, हर फील्ड में है। आप जब तक कोई भी थ्योरी दे रहे हो या आप कुछ इन्वेंट कर रहे हो, उसके बाद कुछ क्रिटिक्स नहीं मिलेगा, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा, है ना। तो इसी तरह से माल्थस थ्योरी को कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ करा। उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी में पॉवर्टी और हंगर है, वो लिमिटेड रिसोर्स जो ग्रो हो रहा था उसकी वजह से नहीं है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन रीज़न क्या है, अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। किस तरह से, उन्होंने बोला कि जैसे पॉपुलेशन हमारी 10 है, हमारे पास 5 ब्रेड मान लो, है ना, ब्रेड है, तो अभी हम लोग माल्थस क्या बोल रहे थे कि हमने 10 लोग हैं और 5 ब्रेड हैं, तो किस तरह से हुआ, देखो इम्बैलेंस हो गया।
तो सोशोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आप हाफ हाफ करके दो ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो तो सबको मिलेगा। आप चाह रहे हो कि एक ब्रेड एक इंडिविजुअल को मिले, तो इस तरह से तो 5 को मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो अच्छे से नहीं कर रहे हो, इक्वालिटी के साथ नहीं कर रहे हो। आप क्या करो, आपके पास 5 ब्रेड हैं और 10 इंडिविजुअल हैं, तो हाफ हाफ सबको शेयर करो ना, तो सबको पोर्शन भी मिलेगा, कोई भूखा भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से सोशोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, अवेलेबल हैं, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल फॉर्म में करा जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो लिमिटेड नहीं है। अब वो रीज़न भी दे रहे हैं कि क्यों नहीं है। एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें पता है कि पहले क्या होता था, अगर हम एग्रीकल्चर पे ही चल रहे हैं तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था बहुत कम होता था, लिमिटेड होता था, क्योंकि वो मैन मेड होता था, लोग खुद जाके वो सब करते थे, कल्टीवेशन वो सब, है ना। लेकिन अब क्या है, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, नई नई मशीन्स आ गए हैं, फर्टिलाइज़र आ गए हैं, तो बहुत अच्छा जो ग्रोथ है वो हो रहा है ना इन चीज़ों में। तो यही सोशोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रो हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अब रिसोर्सेज भी बहुत, जो ग्रोथ है उनकी फास्ट है। फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। अब किस तरह से, ये भी एक एग्जांपल देखो कि रिच है और पुअर है, इसको अगर सिर्फ 2 ब्रेड चाहिए, सिर्फ इतना ही भूख है, बट ये परचेज कितना करेगा, मोर देन दैट, है ना, इससे ज़्यादा ही करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा। उसके बाद ब्रेड के अलावा वो बटर भी लेगा, मिल्क भी लेगा, जैम भी होगा उसके साथ, इस तरह से चीज़ें होंगी। बट जो पुअर है उसका क्या, उसको ये 2 ब्रेड भी मिल जाएं तो बहुत है, ठीक है, उसको ये 2 ब्रेड भी मिल जाएं तो बहुत है। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मैटर करता है इन चीज़ों पर, इम्बैलेंस पर सोसाइटी में, कि जिनके पास बहुत है उनके पास बहुत है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से हमें ये पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब देखने को मिल रहा है। जो माल्थस ने थ्योरी दिया है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए सोसाइटी में ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्रिटिसिज्म माल्थस थ्योरी को देखना पड़ा, फेस करना पड़ा। होप आपको ये थ्योरी, ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मैंने 2-3 सवाल डाले हैं, इनको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि जो हमारा डेमोग्राफिक डेटा होता है वो कुछ पर्पस के लिए कलेक्ट करा जाता है। वो पर्पस मैंने क्या क्या बताए थे आपको, कि देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करा जाता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए ही तो हमें डेटा चाहिए ना। उसके बाद प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़, जो हमने एग्जाम्पल से समझा था कि पॉलिसीज़ के लिए भी। फिर इम्प्लीमेंटेशन, हमें जब तक सर्वे से या सेंसस से पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में कौन सा प्रॉब्लम है, तो हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर है प्राइवेट वेलफेयर, तो ये नहीं है ना, तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। इस तरह की चीज़ें हमें याद करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के सवाल ही आते हैं। थर्ड देखो, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन। अभी हमने जब बात करी थी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, तो कौन से 2 वेरिएबल्स थे जो इसमें इम्पॉर्टेंस रखते हैं, बर्थ रेट एंड नेचुरल मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिपेंडेंसी रेशियो एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हमने पढ़ा था बर्थ रेट और डेथ रेट यही इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं पॉपुलेशन को। तो हमारा आंसर ये होता है। होप आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप एक बार लेक्चर देखो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।